हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। उसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें रह गई हैं बस। वो हम एक क्लास और में खत्म कर लेंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी का नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, फिर व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स नीडेड फॉर दोज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, फिर मटेरियल दैट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। हेडिंग डाल लेते हैं पहले, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स के अंदर हम देखें तो दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। तो एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में विद इन अ सेल या सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में बात करी जाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स, बहुत लंबे लंबे पेड़ होंगे, तो इनमें रूट से मिनरल्स, सॉइल से रूट ने मिनरल्स अब्जॉर्ब करे, वाटर अब्जॉर्ब करे, ये सारी चीजें लीव्स तक या एपिक्स तक कैसे पहुंचती है, और लीव्स में जो फूड बना वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में कहाँ कैसे पहुंचता है, इस सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ये दो तरीके की हैं। वन इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट and other is long distance transport. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। दैट इज, जैसे मैंने बोला, इंट्रासेलुलर, दिस मींस विद इन द सेम सेल। अगर हम इंट्रासेलुलर, हाँ, इंटरसेलुलर होगा सेकेंड, एंड दिस इज बिटवीन टू सेल्स। एक और हो सकती है, दैट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, that is entry and exit from cells. Translocation is occurs with the help of xylem and phloem. ठीक है। अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इन सब ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई भी टाइप हो, हमें कुछ फोर्सेस चाहिए विच आर नोन एज ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ट्रांसपोर्ट। कि अगर हमें इंट्रासेलुलर ही देखना है तो उसमें एक सेल के अंदर कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कि एक सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में साइटोप्लाज्म मूव करके मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इंटरसेलुलर की बात करी जाए तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू गैसेस एंड वाटर रिस्पेक्टिवली मूव कर रहा है। और अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन फैसिलिटेड डिफ्यूजन से एंट्री और एग्जिट दे रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स का, और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वो परमिएबल है तो डायरेक्ट डिफ्यूजन से वो एंट्री और एग्जिट दे रहा है। वैसे ही अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो दैट इज थ्रू मास फ्लो, जो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट का सेगमेंट है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं, ड्राइविंग फोर्स फॉर, ड्राइविंग फोर्स फॉर। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करी जाए
ड्राइविंग फोर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो एक है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, एक है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब अगर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करी जाए तो ये दोनों इन नेचर पैसिव है, मतलब इन दोनों को एटीपी की जरूरत नहीं है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही एक्टिव, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है ये, तो इसमें ये एक्टिव है और एटीपी की जरूरत होगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी एक्टिव प्रोसेस होता है, तो दे बोथ रिक्वायर यूज ऑफ एटीपी, दे बोथ रिक्वायर एटीपी। फिर अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस अकर्स मास फ्लो हाइपोथेसिस। और मास फ्लो भी दो मेजर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वन इज रूट प्रेशर एंड वन इज ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ये तो हमारा पहला सेगमेंट हो गया चैप्टर की स्टार्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है प्लांट्स में। तो हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, और हॉर्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये चारों चीजें प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब कौन मतलब जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन किस किस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है ये देखते हैं। तो वाटर is transported with the help of xylem only. Minerals, whereas, are transported by the help of phloem and xylem. ये हमें लगता है कि सिर्फ जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, बट ऐसा नहीं है, फ्लोएम भी हेल्प करता है। और ये हम जब ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। वो फूड, फ्लोएम and PGRs, that is plant growth regulators, both phloem and xylem. अब जहां जहां जाइलम है वो तो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल होगा, तो हम ये भी ऐड कर देते हैं। और जहां जहां फ्लोएम है वहां पर मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। बट यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है जो एनसीईआरटी लिखती है कि जो पीजीआर हैं, हार्मोन्स हैं, लाइक ऑक्सिन है, वो स्ट्रिक्टली बेसिपिटल मैनर में मूव करता है, सिंथेसाइज होके, लाइक टिप पे सिंथेसाइज होके बेसिपिटल मैनर में मूव करता है। तो उधर हम लिखते हैं कि दे मूव स्ट्रिक्टली इन पोलराइज्ड मैनर। तो फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल
sometimes strictly in a polarized manner. इसमें हम एक important point लिखेंगे, that is, for example, oxygen is synthesized at the tips, but always moves in basipetal manner. ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के फॉर्म में. हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या चूज हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, और उसमें ऐसी लाइन दे सकता है. और ये यूजुअली मिस आउट हो जाते हैं जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो इस पे हम ध्यान देंगे. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में. तो सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इट इज अ पैसिव प्रोसेस, जो हम पहले लिख चुके हैं. अब डिफ्यूजन होता क्या है? इट इज एक्चुअली अ पैसिव प्रोसेस इन विच materials move from their high concentration to their low concentration. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि movement occurs, the movement is down the hill, which means that is from high concentration to low concentration. अब जब जैसे कि ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इसलिए ये स्लो भी है. इट इज अ स्लो प्रोसेस. और इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन लिविंग सिस्टम्स. जरूरी नहीं है कि ये लिविंग सिस्टम्स में हो, सेल्स लिविंग सेल्स के अंदर ही हो. हम देखते हैं डिफ्यूजन गैसेस में हो जाती है. किचन में कुछ फूड बन रहा हो तो हमें अपने रूम तक उसकी खुशबू आ जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. The fragrance of food diffuses in the air, which travels to our rooms. So it is not restricted to it is not restricted to living systems. Also, diffusion is more common in liquids and gases. Is more common in gases and liquids. तो इसके बाद यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे. That is, diffusion in solids is more likely than diffusion
of solids. और जब जहाँ कहीं भी डिफ्यूजन की बात आएगी तो कुछ टर्म्स हो सकते हैं जो देखने को मिले, दैट इज डाउनहिल मूवमेंट, down the gradient movement, या फिर along the concentration या along the gradient movement. इन तीनों का मतलब है कि movement of particle is from high concentration to low concentration. Particle is from a region concentration of concentration. ठीक है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको इतना लिख लो नोट्स में. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स. नेक्स्ट इज factors on which rate of diffusion depends. तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. हम मेन फैक्टर्स जो हमें पढ़ने हैं दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक जगह कम है तो डिफ्यूजन होगा, जो हम डिफ्यूजन डेफिनेशन भी पढ़ी. दूसरा हम बोल रहे हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अब जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है उसकी परमिएबिलिटी कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है मूव करना अपने अक्रॉस. जरूरी नहीं है कि वो सारे पार्टिकल्स को मूव करे. अगर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है तो आ, वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करेगी, तो डिफ्यूजन उनका जल्दी होगा. हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का इतनी जल्दी नहीं होगा. तो उस हिसाब से permeability of membrane plays an important role in diffusion. Permeability of membrane. Third, temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा. और सेम इज प्रेशर. अगर प्रेशर ज्यादा देंगे तो दोबारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसलिए डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा. तो इन सब चीजों पे डिफ्यूजन डिपेंड्स डायरेक्टली डिपेंडेंट. एक फैक्टर ऐसा है जिसपे डिफ्यूजन इनडायरेक्टली भी डिपेंड करता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. इसका मैं 1 लिखा क्योंकि दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज arrange the following cases in ascending order of
रेट ऑफ डिफ्यूजन, दो सिस्टम्स दे ए और बी, और इसमें मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। हमें अरेंज करना है किस ऑप्शन में ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर में रेट ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से। तो ए में है 12 मोल, बी में है 2 मोल्स, ए में ले लो 5 मोल्स, इसमें ले लो 3 मोल्स, इसमें 8 मोल्स, इसमें 4 मोल्स, इसमें 15 मोल्स, और इसमें 8 मोल्स। ठीक है, अब ऑर्डर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। दैट इज डिफ्यूजन डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कोई चीज हमें दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली सिर्फ रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, 10 मोलर फर्स्ट में, इसमें 2 मोलर, इसमें 4 मोलर, इसमें 7 मोलर। जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ ए सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर सी, और फिर बी। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ए डी सी एंड बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया हमारे पास। ए केस में सबसे ज्यादा, दैट इज 10 मोलर वाला केस, फिर डी दैट इज 7 मोलर, फिर सी दैट इज 4 molars, and then B that is 2 molars. यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि more the concentration gradient, more is the rate of diffusion, more the concentration gradient is the rate of diffusion. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट में आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जैसा कि हमने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर है हाइड्रोफोबिक, तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को ही ज्यादा अलाउ करेगी मूवमेंट करना। तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे, उसके लिए कुछ स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे इन द मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी सच मेम्ब्रेन जो ऐसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस देम अलाउ नहीं करते। तो उस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम चैनल प्रोटीन या पॉरीन्स कहते हैं, जिनके थ्रू ये पार्टिकल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अब है, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन विच चैनल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। चलिए, तो it is a special case of diffusion in which channel proteins are present, पहली चीज। बट क्या ये चैनल प्रोटीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप कर सकते हैं? तो नहीं, चैनल प्रोटीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं कर सकते। ये डिफ्यूजन वहीं कर सकते हैं जहाँ पे ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो, मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये मूव करेंगे। लो से हाई नहीं भेज सकते किसी भी मॉलिक्यूल को, और ये बस हेल्प इस चीज में कर रहे हैं कि उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में, क्योंकि वो मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स को रिपेल कर रही है। तो चीज, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस
It helps molecules to cross membranes which these molecules cannot cross themselves, which these molecules cannot cross themselves. क्लियर है? इसके एग्जांपल के लिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग्जांपल लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक, या फिर हम इसको बोलते हैं लायोफिलिक. लायो मतलब जो फैट्स, फैट्स को, फिलिक मतलब लव और लायो मतलब फैट्स, तो फैट लविंग. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, तो वाटर रिपेलिंग. तो जो फैट मॉलिक्यूल होंगे उनको तो ये अलाउ कर देगी डायरेक्टली, बट जो वाटर लविंग स्पीशीज होंगे उनको डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगी. तो it allows only the movement of molecules of same nature as plasma membrane. ठीक है. It opposes the movement of molecules of opposite nature. तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सबको रिपेल करेगी. इन सब की मूवमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. फॉर मूवमेंट ऑफ such molecules, some proteins, size carrier proteins, are present in plasma membrane. पर ये कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इन मूवमेंट, इन पार्टिकल्स की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. These carrier proteins help in movement of such molecules across the membrane. हमें पढ़ना है इन प्रोटीन्स के बारे में. बताते हैं चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स. ये कैसे प्रोटीन्स होते हैं?
सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. दे आर फ्यू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड सम आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. तो 4 प्रोटीन्स उनमें से इंटीग्रल प्रोटीन्स के अंदर आते हैं. दिस इज इंटीग्रल या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. नेक्स्ट इज ये पैसिव मूवमेंट को ही अलाउ कर रहे हैं, तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी. नेक्स्ट इज पैसिव प्रोसेस. फिर दे कैन नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं. फिर अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो पहला कि वेरी स्पेसिफिक, हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेंगे. जो मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स तो हैं, वो तो डायरेक्टली चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो ये उनको कभी हेल्प नहीं करेंगे. बट ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की हमेशा हेल्प करेंगे. तो दे आर वेरी स्पेसिफिक कि कौन से मॉलिक्यूल की हेल्प करनी है, कौन से मॉलिक्यूल की हेल्प नहीं करनी. फिर अब अगर बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनको एक सेल के अंदर लाना है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जितने प्रोटीन होंगे, कैरियर प्रोटीन्स होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स की हेल्प कर पाएंगे. अगर सारे प्रोटीन्स एक साथ बड़े सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर आ रहे हैं, तो दे विल टेंड टू सैचुरेट. ये सबकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये लाइक सैचुरेट कर जाएंगे और बारी बारी से सबकी हेल्प करेंगे. तो दे टेंड टू सैचुरेट. फिर दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. And they are under hormonal regulation. यहाँ तक हमने फैसिलिटी डिफरेंट का कवर कर लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, एम्बाइवेशन वगैरह. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.